जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के जीके के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर 38 प्रश्न है और पूरे के पूरे जो प्रश्न है वो यूपी पुलिस परीक्षा के पैटर्न पे आधारित हैं। अगर इन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि केवल हमने प्रश्नों का उत्तर ही बताया है, प्रश्नों के जो चारों विकल्प हैं उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यानी 38 प्रश्नों के बहाने आप टोटल कम से कम 100 से 150 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो हार्नबिल उत्सव दोस्त है नागालैंड का। नागालैंड के अंदर हार्नबिल उत्सव काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता होती है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो हम्पी, उगादी, ये सब जो पर्व त्योहार है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वही झारखंड में अगर हम बात करें तो सरहुल पर्व और श्रावणी जो मेला है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चपचारकूट उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो चपचारकूट उत्सव दोस्त है मिजोरम का। कहाँ क्या है? मिजोरम का। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पाली यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है ना, जिसमें भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। तो ये सब निकलती है उड़ीसा के अंदर। तमिलनाडु में हमने बता ही दिया जल्लीकट्टू। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए, एक राज्य केरल है, केरल का भी बता देना है। तो केरल का जो है दोस्त, केरल के अंदर ओणम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध त्योहार? ओणम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं दोस्त राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अपने मन से करते हैं, ये प्रधानमंत्री अनुशंसा पे करते हैं। और जब प्रधानमंत्री अनुशंसा करता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, तो प्रधानमंत्री जब सिफारिश करता है तो उसके साथ टोटल 6 सदस्य होते हैं। टोटल उसके अलावे 5 लोग और होते हैं। इन सभी की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जैसे सबसे पहले हो गया प्रधानमंत्री, फिर संसद के दोनों दल के जो दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं उन सबके विपक्षी नेता जो है उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री तो स्वयं होते ही होते हैं और संसद के दोनों पक्षों के दल के राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो इस तरीके से इन सभी लोगों के माध्यम से राष्ट्रपति के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव होता है। वहीं अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल वर्तमान समय में 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वो होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? अभी हमने बताया टोटल कितने लोग होते हैं? 6 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। अगर ये पूछ दिया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 को। अगर ये पूछ दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सॉरी विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है दोस्त फ्रैंक। रूबल किसकी मुद्रा है? रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा रूबल है, राजधानी मास्को है। डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है ब्रिटेन की भी मुद्रा है और उसके बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी मुद्रा है। बहुत सारे अन्य भी, सिंगापुर की मुद्रा है, कनाडा की मुद्रा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा डॉलर है। यूरो जो है, जैसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा वहां पे यूरो चलती है। और भी बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे मुद्रा यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी है दोस्त नेपीड़ा। कौन सा है? नेपीड़ा, नेपीड़ा। और म्यांमार की अगर मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा है कयात। वहीं अगर भूटान की राजधानी बात करें तो थिम्पू होगी और भूटान की मुद्रा न्यूल्ट्रम होगी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान की मुद्रा अगर देखें तो अफगानी रुपया होती है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा है और मुद्रा जो है रुपया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्त 22 अप्रैल को। कौन सा, कितने तारीख को? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तपेदिक दिवस, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। और अगर 24 मार्च। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। अगर हम आपसे पूछें विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर। अगर हम आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त। अगर हम पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे, इसको याद रखना है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्त 22 मई को। मई में 2-3 दिवस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को जो मनाया जाता है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जून की अगर हम बात करें तो 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है, तो 5 जून के जैसे याद रखेंगे जून में। जुलाई में अगर बात करें तो जुलाई में 1 जुलाई जो है विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे जो डॉक्टर्स दिवस यानी चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मई जून जुलाई में। आगे चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार से संबंधित है? तो निजता के अधिकार से संबंधित है दोस्त अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि निजता का अधिकार हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो भी अनुच्छेद 21 में है। यहीं पे पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक के कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 21 का क है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है वो आपका 14 वर्ष तक के कम बच्चों को कल कारखानों में काम करने से प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 से स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, वही अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं अनुच्छेद 16 अगर बात करें तो रोजगार में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 17 अगर बात करें तो छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है दोस्त जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा में। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। अगर हम बात करें कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। और उसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना चाहिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जरूर आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर हम बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और उसके बाद से यूनिसेफ के बाद से उसी में आता है कि यूएसए का मुख्यालय यानी यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय, तो वह भी न्यूयॉर्क के अंदर है। अगला ही कौन सा पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दोस्त दिया जाता है आपका बोरलाग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बोरलाग पुरस्कार। क्योंकि बीसी राय जो पुरस्कार है यहाँ पे वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं धन्वंतरी पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ कृषि के क्षेत्र की बात किया है तो विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दोस्त लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में, याद रखेंगे। अगला है मिताक्षरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मिताक्षरा दोस्त रचना है, मिताक्षरा रचना है विज्ञानेश्वर की। किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। वहीं अगर विशाखा दत्त बात करें तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस रचना है। और उसके बाद से अगर अरुंधति राय की बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ इमेजिनेशन, ये सब अरुंधति राय की प्रसिद्ध रचना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का प्रश्न जो है ये पिछले बार पेपर में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। द लाइफ डिवाइन की अगर बात करें तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की है। तो लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की रचना है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो चित्रगांधा और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। महात्मा गांधी की यंग इंडिया, नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, तो ये सब महात्मा गांधी की है। वही जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, भारत की खोज। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऐसा कर जिसको जनता डायरेक्टली ना पे करे। तो जनता डायरेक्टली नहीं पे, सॉरी अप्रत्यक्ष कर कर रहा है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कि प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिसको जनता डायरेक्टली पे करती है, जनता स्वयं भुगतान इसका करती है, तो यह है आयकर। कौन सा कर है? आयकर। वही विज्ञापन जो कर है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, हम और आप, जिसको ग्राहक नहीं देगा, जिसको ग्राहक, ऐसा टैक्स जिसका भुगतान ग्राहक नहीं करेगा, याद रखिएगा, वो सभी प्रकार के टैक्स अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएंगे। और जिसके अंदर ग्राहक खुद भुगतान करने जाएगा वो सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के अंदर आएंगे। जैसे आपका आयकर हो गया, तो आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर हो गया, तो संपत्ति कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है ना। उपहार कर हो गया, तो उपहार कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में जैसे आपका विज्ञापन कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, विलासिता कर हो गया।
अच्छा, अगर पूछ दिया जाए पेपर के अंदर जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो याद रखिएगा जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में जीएसटी जब लागू हुई 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पे आधारित है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, पेपर में काफी मदद करेगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई, तो स्वतंत्र भारत में दोस्त पहली बार नोटबंदी हुई 1978 में। और अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत से पहले यानी जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय नोटबंदी कब हुई थी, 1946 ईस्वी में, और उस समय 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। क्या किया गया था, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। और भारत में तीसरी बार नोटबंदी हुई 2016 में। अब इसमें यह भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत में जब पहली बार नोटबंदी हुई स्वतंत्र भारत में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आईजी पटेल। और जब तीसरी बार नोटबंदी हुई 2016 में, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उर्जित पटेल। और जब तीसरी बार नोटबंदी हुई तो उस समय 500 और 1,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कंबाला एक वार्षिक वैस दौड़ है, प्रतियोगिता है, यह कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक दोस्त यहाँ पे मेला वाला से भी कुछ सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा में बहुत सारा प्रसिद्ध मेला है, जैसे सूरज कुंड मेला है, गीता महोत्सव है, ये हरियाणा में काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। विटीकल्चर का संबंध किस खेती से है, तो विटीकल्चर का संबंध दोस्त अंगूर की खेती से है। विटीकल्चर का संबंध किससे है, अंगूर की खेती से है। अगर वही बात करें फूल की खेती को क्या कहते हैं, तो फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फल की खेती को पोमोकल्चर कहते हैं, और सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेउल किस देश की राजधानी है। सेउल दोस्त है साउथ कोरिया की। सेउल किसकी राजधानी है, सेउल किसकी राजधानी है, सेउल आपकी राजधानी है आपकी साउथ कोरिया की। किसकी राजधानी है, सेउल राजधानी है आपकी साउथ कोरिया की। वहीं उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है वान। वही साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल है, मुद्रा वान है। केन्या की जो राजधानी है नैरोबी की राजधानी केन्या है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है दोस्त प्रयागराज। प्रयागराज। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वह है आजमगढ़ का। किसका है, आजमगढ़ का, सॉरी जौनपुर का है। जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्त शामली। अगर सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो बलिया है। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। और दक्षिणी जो जिला है सबसे उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो भारत का उत्तर प्रदेश को उसके निकट पड़ोसी 4 राज्यों से उसकी सीमा साझा करता है। तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वह है सोनभद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र दोस्त है लखनऊ के अंदर। कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो मिचेल स्टार्क। कौन से है, मिचेल स्टार्क। अगला है, प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा है दोस्त फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। बड़ा इमामबाड़ा बाड़ा की बात करें या छोटा इमामबाड़ा, ये सब कहाँ पे है, ये सब लखनऊ में है। ताजमहल आप जानते ही है आगरा के अंदर है। और आगरा शहर की स्थापना अगर कहीं पूछ दे पेपर में, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर दोस्त है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर किसके किनारे है, राप्ती नदी के। मान लीजिए कानपुर का पूछ दिया तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वहीं इलाहाबाद जो प्रयागराज है वो 3 नदियों के संगम पे है, गंगा, यमुना और सरस्वती। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, ये किससे किसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और किसको जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्त घोषित करता है, यानी एमएसपी की जो घोषणा है वो वित्त मंत्रालय करती है। एमएसपी की घोषणा कौन करेगा, वित्त मंत्रालय। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वित्त मंत्रालय करता है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच। तो ऐसा वर्णन दोस्त अनुच्छेद 78 में है। ऐसा वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 78 में है।
अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 75 कहता है। वहीं 79, 80 और 81 संसद से संबंधित है। तो 79 में दोस्त अगर बात करें तो संसद के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 79 की बात करें 79। अनुच्छेद 80 जो है यानी 80 जो है उसमें राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन है। तो कभी अगर पेपर में पूछ दिया कि अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 79 का जो संबंध है वो संसद के गठन से है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के गठन से है और अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन से है। अगर पूछ दे कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगर ये पूछे कि कौन सा सदन अस्थायी सदन है जिसके कोई भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कोई तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे कोई भंग नहीं कर सकता है, तो वह राज्यसभा। राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है और इसको राष्ट्रपति तक भी भंग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है दोस्त शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। वहीं 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, रोवर्स कप कार्य किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप है फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे है? फुटबॉल से। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। उकाई परियोजना कहाँ पे है? उकाई परियोजना है दोस्त गुजरात में। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्त है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है, शेरजंग सिम्बा है, ये सब हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी के अंदर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इन 37 प्रश्नों के माध्यम से हमने एक एक प्रश्न का 4-4 विकल्प और उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी दिया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ये काम नहीं करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की अन्य वीडियोज आपके सामने आती रहे। और मैंने ऐसा सोचा है कि इसी तरीके का जीके का एक संपूर्ण मैराथन वीडियो जिसमें कम से कम 400-500 प्रश्न हो और उसके हर एक विकल्प को हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर दें। कहने का मतलब उन 400-500 प्रश्नों के माध्यम से 2000 प्रश्न आपके तैयार हो जाए और आपकी परीक्षा में वो काफी कारगर सिद्ध हो। तो इसकी वीडियो दोस्त बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।